Hi guys, good morning. Welcome back on Forma Educational Hub. In this lecture, we will start a new chapter which is the distribution of molecular velocities. आणविक वेगों के वितरण, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर का नाम है और मैं चैप्टर नंबर वाइज बताऊं तो ये चैप्टर नंबर 5 है, 5वां चैप्टर है जो कि यूनिट नंबर 2 में है। 3 चैप्टर तो यूनिट नंबर 1 में आ गए थे और ये चौथा चैप्टर और 5वां चैप्टर इस यूनिट नंबर 2 में है। ठीक है, चैप्टर कोई सा भी हो वो मैटर नहीं करता कि चैप्टर का नंबर क्या है, उसके अंदर कंटेंट क्या है और क्या टॉपिक्स है वो मैटर करता है। तो आप टॉपिक और कंटेंट के हिसाब से देखना इस चीज़ को। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में स्टडी करेंगे कि क्या है, इसके मतलब क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें होगी, क्या डेरिवेशंस होंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहले हम लोग चैप्टर के बारे में कुछ लिखते हैं। तो जो चैप्टर है वो अपना है चैप्टर नंबर 5, अगर नंबर वाइज बात करूँ तो, क्योंकि मैंने इसको नंबर 5 दे रखा है। किसी बुक में ये अलग नंबर पे भी हो सकता है, तो वो मैटर नहीं करता। चैप्टर क्या है, टॉपिक क्या है वो है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं आणविक वेगों का वितरण नियम का वितरण, आणविक वेगों का वितरण। ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, ये है चैप्टर का नाम। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं देखिए, मैं एक ब्रीफ आइडिया बता देता हूँ। टॉपिक्स छोटे छोटे, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मेनली जो है हम लोग किस वे में इस चीज़ को अप्रोच करने वाले हैं और क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, तो वो चीज़ सुनिए। ये हेडिंग लिख लेना, ये चैप्टर कहाँ है। ऐसा है कि जैसे मान लो एक रूम है, कोई कंटेनर, कोई भी पात्र है, उसके अंदर गैस भरी हुई है। तो ये गैस के अणु है, गैस के पार्टिकल्स हैं। अब ये जो गैस के पार्टिकल्स है, ये इनका बिहेवियर कैसा होता है, इस बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक कुछ नियम दिए गए। जैसे मैक्सवेल ने एक नियम दिया, मैक्सवेल ने एक लॉ बताया, उसके हिसाब से इसके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। इसके बिहेवियर को स्टडी करने का मतलब, इसके बिहेवियर को स्टडी करने का मतलब है कि जैसे ऐसा बोला जाता है कि इसके अंदर जो पार्टिकल है उनका वेलोसिटी क्या क्या हो सकता है। जैसे मुझे ये चेक करना है कि इसके अंदर, जैसे मान लो मैंने 1000 पार्टिकल भर दिए, अगर और पार्टिकल ऐड करने हैं तो जैसे मान लो मैंने और पार्टिकल भी ऐड कर दिए। इसके अंदर मैंने बहुत सारे पार्टिकल डाल रखे इसमें, जैसे मैं 200 पार्टिकल डाल रखे, जैसे मैंने ये 250 पार्टिकल्स और पार्टिकल डाल दिए इसके अंदर। इसमें 250 पार्टिकल्स है, 250 पार्टिकल है इसमें। 1 सेकेंड, कितने पार्टिकल है इसमें? 250 पार्टिकल है। मुझे ये चेक करना है कि ऐसे कितने पार्टिकल है जिनका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। कैसे पार्टिकल है भी क्या या नहीं है तो कितने हैं। अगर मुझे ये चेक करना हो तो मेरे पास में ऐसा कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए, ऐसा कोई थ्योरी होना चाहिए, उसके बेसिस पे मैं बता सकूं। या मुझे ये चेक करना है कि 2 मीटर पर सेकेंड से लेके 10 मीटर पर सेकेंड या 12 मीटर पर सेकेंड, इस रेंज के बीच में कितने पार्टिकल है। ऐसे कितने कण हैं जिनका वेग 2 मीटर पर सेकेंड से लेके 12 मीटर पर सेकेंड के बीच में हो। मतलब कोई भी रेंज के बीच के, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल पता करने हैं या और कुछ भी पता करना है तो उसके लिए कुछ फॉर्मुलेशन होना चाहिए अपने पास में, कुछ सूत्र होने चाहिए। तो वो सूत्र कहाँ से कैलकुलेट करें, वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और भी चीज़ें, जैसे मुझे वेलोसिटी के बारे में तो बात ही कर रहा हूँ, और भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मुझे इन सारे पार्टिकल्स का एवरेज वेलोसिटी चाहिए, किसी का 2 मीटर है, किसी का 3 है, किसी का 2.5 है, किसी का 2.25 है, किसी का 3.25 है, किसी का 5, 10, 15, 1000, 1 लाख मीटर पर सेकेंड, अलग अलग वेलोसिटी हो सकता है। मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए पार्टिकल्स का, एवरेज कितना होगा, तो वो कैलकुलेट करना, तो उसके लिए भी कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो इसके लिए एक थ्योरी बनाएगी, और वो जो थ्योरी है वो मैक्सवेल ने दी थी। मैक्सवेल का नियम है वेग वितरण का, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक लॉ है मैक्सवेल का, वो पढ़ेंगे सबसे पहले तो, और फिर उसके बाद में और उसके बेसिस पे चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक है उसको हम लोग स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वो जो पहला, ये तो चैप्टर का नाम हो गया। पहला टॉपिक देखिए, मैक्सवेल का वेग वितरण नियम, वेग वितरण नियम।
इसको आणविक वेगों का वितरण नियम भी बोलते हैं, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन या वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैक्सवेल का नियम है वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं कि किस वेलोसिटी पे कितने पार्टिकल होंगे, किस रेंज के बीच में कितने पार्टिकल होंगे। तो ये जो थ्योरी बनाएगी उस थ्योरी में कुछ माना मैक्सवेल ने, और वो क्या क्या चीज़ें मानी पहले तो, और उसके बेस पे कैसे थ्योरी बनाई उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि जो गैस के कण है, गैस के जो पार्टिकल्स हैं, वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जिसको बोलते हैं गैसों का अणुगति सिद्धांत, उसकी पालना करते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की पालना करते हैं। आपने केटीजी भी बोलते हैं इसको, ये पढ़ा होगा 11th-12th में, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कहीं पे, तो इसको फॉलो करते हैं। अब वो केटीजी क्या है, आणविक वेगों का वितरण सिद्धांत है क्या, उसमें कुछ पॉइंट्स है कि पार्टिकल ऐसे होते हैं, ऐसे टक्कर करते हैं, कोलिजन इनका ऐसे होगा, ये होगा, ये होगा, बहुत सारी बातें हैं। तो वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखो, मैक्सवेल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, गैसों के अणु, मैक्सवेल के अनुसार गैसों के अणु, मैक्सवेल के अनुसार गैसों के अणु, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल के अनुसार गैसों के अणु, ब्रैकेट में उसमें लिखना इन्वर्टेड कॉमा में, अणुगति सिद्धांत की पालना करते हैं, अणुगति सिद्धांत की पालना करते हैं, अणुगति सिद्धांत की पालना करते हैं, जिसके अनुसार फिर ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे लिख देना, जिसके अनुसार आगे अब पढ़ेंगे क्या होता है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, molecules of the gas follow the kinetic theory of gases, the kinetic theory of gases, follow the kinetic theory of gases. The important points of kinetic theory of gases, the important points of the kinetic theory of gases are, the important points of kinetic theory of gases are, kinetic theory of gas are, कौन कौन से पॉइंट है इसके अंदर, क्या क्या पॉइंट है समझना। एक चीज तो ये इन्होंने बोला कि जो पार्टिकल होते हैं ना, जो गैस के पार्टिकल है, मान लो कोई एक गैस भरी हुई है तो उस गैस के सारे पार्टिकल का जो साइज होगा ना वो इक्वल होते हैं, और आप उनको इक्वली ट्रीट करो, समान रूप से मानो पार्टिकल है वो एक समान रूप से होते हैं। ये कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं, कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, रिजिड भी होते हैं, ठीक है, और इनकी संख्या बहुत होती है, ठीक है। गैस के कण अपन काउंट करना के नहीं बैठते, बहुत पार्टिकल होते हैं ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो चलो लिखिए, पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, किसी गैस के सभी कण, किसी गैस के सभी कण एक समान रूप से व्यवहार करते हैं, किसी गैस के सभी कण एक समान रूप से व्यवहार करते हैं। ऑल दी मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस, all the molecules of a gas are same, एक ही टाइप के होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, ये कण आकार में छोटे, आकार में अत्यंत छोटे, ये कण आकार में अत्यंत छोटे एवं कठोर होते हैं, एवं कठोर होते हैं। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स
are very less, the size of the particles are very less, and these are rigid particles, and these are rigid particles, these are rigid particles. ठीक है, क्लियर है? 2 पॉइंट समझ आए? तीसरा पॉइंट, ये जो पार्टिकल होते हैं ये टक्कर करते रहते हैं, कोलिजन करते हैं. किससे करते हैं? कणों से भी करते हैं और दीवारों से भी करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो. ये कण अन्य कणों से एवं पात्र की दीवारों से प्रत्यास्थ टक्करें करते हैं. ये टक्करें कैसे होती है? प्रत्यास्थ टक्कर होती है, इलास्टिक कोलिजन होते हैं. ये कण अन्य कणों से तथा पात्र की दीवारों से टक्करें करते रहते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर करते रहते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर करते रहते हैं. These particles collide perfectly elastic with other particles and walls of the container ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि देखिए इनका जो वेलोसिटी है ना, इनका वेग है, वो कितना भी हो सकता है. 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कितना भी हो सकता है, हर एक वैल्यू पॉसिबल है. तो इनका जो पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी है 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में हो सकता है. ठीक है, तो लिखो कणों का वेग 0 से अनंत के मध्य, कणों का वेग 0 से अनंत के मध्य, कणों का वेग 0 से अनंत के मध्य, कणों का वेग 0 से अनंत के मध्य हो सकता है. कणों का वेग 0 से अनंत के मध्य हो सकता है. द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स मे बी from 0 to infinity, from 0 to infinity. Next point लिखो. The particles have random motion. The particles have random motion. कणों की यादृच्छिक गति होती है, कणों की गति यादृच्छिक होती है, ऐसे भी बोल सकते हो. कणों की गति यादृच्छिक होती है तथा संख्या में बहुत अधिक होते हैं, कणों की गति यादृच्छिक होती है तथा संख्या में बहुत अधिक होते हैं, The motion of the particles is random. ठीक है, ये हो गया. एक पॉइंट और लिख लो. अगर मैं स्थायी अवस्था की बात करूं, मतलब अगर इक्विलिब्रियम बन जाए, उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाए, कंटेनर के अंदर स्टेबिलिटी आ जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए, तो इक्विलिब्रियम के टाइम इनका जो घनत्व होता है, घनत्व जो होता है वो इक्वल होता है. घनत्व का मतलब हो गया कि हर कहीं पे भी अगर मुझे इस जगह पे चेक करना हो घनत्व का मतलब हो गया पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अगर यहाँ पे चेक करना हो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एकांक आयतन में कितने पार्टिकल है, तो वो एक समान होता है. इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा है, जैसे अभी इसमें मान लो कि, एक सेकेंड, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा है, जैसे इसमें अभी कुछ भी पार्टिकल नहीं है, अभी मैंने इसमें पार्टिकल डाले, जैसे ये पार्ट, अभी इक्विलिब्रियम नहीं है, अभी इनको सेट होने में टाइम लगेगा, अभी थोड़ी देर में सेट हो जाएंगे, फिर वो इक्विलिब्रियम बन जाएगा, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे,
एक बार वितरण हो गया ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसके बाद में इक्विलिब्रियम बनेगा। तो थोड़ी देर में सेटल हो जाए, उसके बाद में अगर आप घनत्व चेक करोगे ना, डेंसिटी, तो आपको डेंसिटी क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा हर जगह पे। जैसे मान लो कि मैं थोड़ी देर और पार्टिकल डाल दूं, तो अभी घनत्व समान नहीं है, यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल, यहाँ पे कम है, लेकिन एक बार बैलेंस हो गया, ये इक्विलिब्रियम में आ गए, स्टेबल हो गया, उसके बाद में क्या हो जाता है, इनका जो घनत्व है वो समान मिल जाता है। ठीक है, डेंसिटी इक्वल हो जाता है हर जगह पे। तो एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट और लिख लो। स्थायी अवस्था में, स्थायी अवस्था में, स्थायी अवस्था में, स्थायी अवस्था में कणों का घनत्व सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। कणों का घनत्व सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। स्थायी अवस्था में सभी कणों का घनत्व सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखो। The density of particles is equal at all the positions, at all the points. The density of particles is equal at all the points या positions in equilibrium state. In equilibrium state. ठीक है, क्लियर है। एक ये भी चीज होती है, एक चीज ये भी होती है कि इक्विलिब्रियम स्टेट मिल गया ना, तो चलो इतना काफी है, ये पॉइंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं। ये हमने क्या बोला, मैक्सवेल ने ये बोला कि आप क्या पता करना चाहते हो, आप इसके वेग के बारे में पता करना चाहते हो, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता करना चाहते हो कि वेग किस प्रकार वितरित है, 2 मीटर पर सेकंड वाले कितने पार्टिकल है, इतने वेलोसिटी रखने वाले कितने पार्टिकल है। ये चीजें पता करनी है कि वेलोसिटी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेग कैसे वितरित है पार्टिकल्स में, किसका कितना वेग है। ये अगर चेक करना है तो मैक्सवेल का थ्योरी अप्लाई करो। और इस थ्योरी के हिसाब से उन्होंने बोला कि ये केटीजी को फॉलो करता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है, गैसों का अणुगति सिद्धांत है, उसकी पालना करती है गैसें। और गैसों का जो अणुगति सिद्धांत है वो क्या है, ये जो पॉइंट लिखवाएं, इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, वो गैसों का अणुगति सिद्धांत है। ये गैस के अणुगति सिद्धांत के ही पॉइंट है। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पॉइंट है। अब इस थ्योरी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल चीजें करते हैं, गणितीय इसकी व्याख्या करते हैं, कुछ फॉर्मूले बनाते हैं। टाइम एक बार देख लूँ, टाइम है अपने पास में 10-12 मिनट। तो अभी हम लोग मैथमेटिकल चीजें करते हैं। क्लैरिटी तो आ रही ना आपको? एक सेकेंड, मुझे थोड़ा ब्लर लग रहा है। आई थिंक इट्स परफेक्ट। हाँ जी, तो देखिए अभी तो हम लोग क्या करें, अभी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करें, गणितीय व्याख्या करते हैं। चलिए, ये समझ में आ गया था, गणितीय व्याख्या इसी के अंदर कर रहे हैं, वो नियम पढ़ रहे हैं, मैक्सवेल का जो नियम है, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी गणितीय व्याख्या करते हैं। गणितीय व्याख्या, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। देखो, कोई भी आप थ्योरी लिख रहे हो या कोई भी, मतलब आपको लगता है कि इसमें लिखने का बहुत लैंग्वेज बहुत है, तो उसको पॉइंट बना के लिखा करो। ठीक है, तो एक जैसे ये पॉइंट लिखा, अब इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया करो, इसमें कोई ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। एक पहले वो टॉपिक का नाम हो गया था, उसमें अंडरलाइन कर दी, फिर इसके अंदर अंडरलाइन कर दी, फिर लास्ट में मैथमेटिकल चीज़ें आ जाएगी, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला मिलता है, उसको बॉक्स में बंद कर दिया करो। लास्ट में कुछ कंक्लूजन या निष्कर्ष लिखते हो ना, जैसे कोई सूत्र आ गया, फॉर्मूला निकल के आ गया, उसके बाद में लास्ट में लिखते हो ना, अतः ऐसा ऐसा ऐसा, देयरफॉर ऐसा हो रहा है, तो वो चीज़ को थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया करो, ताकि ये पता रहे कि अच्छा ये पॉइंट्स है, ये लास्ट का आंसर मिला और इसका मतलब ये है। तो वो चीज़ें क्या क्लियर हो जाती है पढ़ने वाले के लिए कि हाँ सही सिस्टमेटिक वे में किया। उससे क्या मार्क्स अच्छे मिलते हैं। प्रेजेंटेशन है ये, लिखने का जो तरीका है उसके मार्क्स बहुत मिलते हैं यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आप जब पूरी चीज़ लिख के प्रेजेंट कर रहे हो तो लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है मार्क्स लेने के लिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो, मैथमेटिकल एनालिसिस में चलते हैं हम लोग। मैथमेटिकल एनालिसिस में ऐसा है कि मान लो कि कोई भी पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी की बात करते हैं, किसी कण का वेग,
किसी कण का वेग, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, किसी कण का जो वेग है, जैसे उसको ऐसे लिखते हैं, पहले समझ लो, लिखना मत। वेलोसिटी जो है उसको मैं c से लिख रहा हूँ, c वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे वेलोसिटी को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, जनरली कैसे लिखते हैं, घटकों के रूप में लिखते हैं ना, घटकों से होते हैं, उसके वेग के घटक होते हैं। जैसे मान लो हम लोग v वेक्टर लिखते हैं तो उसका vx, i कैप में vy, j कैप में जो कंपोनेंट होगा vz k कैप, ऐसे लिखते हैं ना। ये घटकों के रूप में वेग हो गया। वेलोसिटी कंपोनेंट्स के फॉर्म में कि x डायरेक्शन में उसका जो कंपोनेंट है vx है, y डायरेक्शन में उसका घटक vy है, z डायरेक्शन में vz है। तो मैं इसको v से नहीं लिख के मैं इसको c से लिख रहा हूं, ठीक है। और x डायरेक्शन में जो घटक है, x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, उसको vx से नहीं लिख के हम लोग v से लिखते हैं, vi कैप। y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको लिख रहा हूं मैं, सॉरी इसको v से नहीं, इसको लिख रहा हूं मैं u से, u से। y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसको v से लिख रहा हूँ, vj कैप। और z डायरेक्शन में जो है वो ओमेगा k कैप। ऐसे ये इसलिए लिख रहा हूँ, वो भी लिख सकते हो, लेकिन जो जनरली सभी बुक्स में 99% बुक्स में जो टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है, जो चीज़ें जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, वो ये तरीका होता है। इसलिए मैं भी इसी से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप कहीं पे बुक से भी पढ़ो, कहीं पे बुक में भी, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो भी हो सकता है कि प्रूव करने वाला दे रहा हो तो लास्ट का जो आंसर है वो इसी टर्म में मिलेगा आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। ये u क्या है, अब देखो u क्या है, u है कण का x दिशा में वेग, x डायरेक्शन में जो घटक है वो है वेग का x घटक, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। v क्या है, v है वेग का y कंपोनेंट, y घटक, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और w क्या है, w है वेग का z घटक या z दिशा में घटक, z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। आई बात समझ, u v और w, क्लियर है। ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर मुझे इसका केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका केवल परिमाण चाहिए, तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। परिमाण कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका परिमाण चाहिए, c का परिमाण को मैं केवल c से लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, इसको वेक्टर नहीं लगा रहा। ये परिमाण आ गया, ये कैसे आएगा, u का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, ऐसे आएगा। यही होता है ना, कोई वेक्टर क्वांटिटी का परिमाण मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो, ऐसे आता है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, सी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देता हूँ। इसमें किसी को इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, आई थिंक, ठीक है। सीधी सी बात है, कुछ नहीं किया, वेलोसिटी है इसका, ये हमने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लिया, ये इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। क्लियर, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। इसको यहां तक आप छाप लेना, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। अब मान लो मुझे ये चेक करना है कि C से, तो एक सेकेंड, इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ थोड़ा सा। वेलोसिटी किस तरीके से है, वेलोसिटी इस तरीके से है कि इस चीज़ को ध्यान से समझना, काफ़ी लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। जैसे कोई पॉइंट दिखाना है अपने को, किस में, 3D में एक पॉइंट दिखाना है। जैसे ये पॉइंट है, ये P पॉइंट है, इसकी जो स्थिति होगी, स्थिति, पोजीशन मेरे को दिखानी है, तो मैं इसको x, y, z से ऐसे दिखाऊंगा, क्योंकि मैं इसको x एक्सिस मान रहा हूँ, इसको y एक्सिस मान रहा हूँ और इसको z एक्सिस मान रहा हूँ। और इसमें क्या हम लोग विस्थापन मेजर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे। इसका मतलब है कि ये जो 3 डायमेंशनल जो स्पेस ले रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट स्पेस है। मतलब
मतलब ये है कि जो मैं सिस्टम बना रहा हूँ इसमें मैं क्या चीज़ें मेजर कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहा हूँ, विस्थापन, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो ये जो आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर एक्चुअल में क्या बताएगा, एक्स वाई और जेड को बताएगा। जैसे आर वेक्टर क्या आएगा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ऐसा आएगा। ये क्या है, ये विस्थापन मेजर कर रहे हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं। लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट मेजर नहीं करके मैं अगर वेलोसिटी मेजर करूं, वेलोसिटी मेजर करूं, तो इस डायरेक्शन में मैं मान लो वेलोसिटी मान लेता हूं u, एक्स घटक जो है उसका u है, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो v है, z डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है z, सॉरी w। और मैं यहाँ पे r वेक्टर नहीं लिख रहा, मुझे विस्थापन नहीं चाहिए, मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, मुझे वेलोसिटी चाहिए। ये जो सदिश है, ये जो वेक्टर है, ये वेलोसिटी का वेक्टर चाहिए, मुझे वेग सदिश चाहिए, ये v वेक्टर चाहिए। तो v वेक्टर वेलोसिटी को हमने c माना है, यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो है c। आई बात समझ में। और ये जो पॉइंट है उसमें पोजीशन नहीं ली मैंने, विस्थापन नहीं लिया मैंने लिया है वेग, वेलोसिटी लिया है। तो ये आएगा, इसके जो घटक है u, v और w। तो ये जो पॉइंट है एक्चुअल में कौन सी जगह मेजर कर रहे हैं हम लोग वेग के आकाश में मेजर कर रहे हैं, वेलोसिटी स्पेस में मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जहां पर हम लोग यहाँ पर पहले विस्थापन देखते थे, डिस्प्लेसमेंट लेते थे, वहां पे मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं ले रहा, मैं वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूं। ये जो स्पेस में एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में जो मैंने चीजें मानी है वो वेग माना है, वेलोसिटी मानी है। तो ये जो स्पेस है वो वेलोसिटी स्पेस है, ये वेग आकाश है, और इसके जो घटक है, कंपोनेंट है, वो u, v और w है। आगे बात समझ, u, v और w है, क्लियर है, ये चीज है। तो ये यहां से अपने को ये चीज क्लियर होती है, ये इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गया c वेक्टर, ठीक है, ये यहां से बात है क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग अभी। अब देखिए, ये इतनी बात समझ आई, ठीक है। मुझे चलो ये c है, कोई वेलोसिटी है, जैसे c का मतलब है कि मान लो 50 मीटर पर सेकंड है, तो 50 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है वो है c, मान लो 50 मीटर पर सेकंड। मुझे ये चेक करना है कि 50 से लेके थोड़ा सा आगे पीछे का वेलोसिटी, मान लो कि 50 से लेके मुझे थोड़ा सा कुछ ऐड कर दो, जैसे मान लो 52 मीटर पर सेकंड। तो 50 से 52 मीटर पर सेकंड के बीच में जो वेलोसिटी है उसमें कितने पार्टिकल्स होने के चांसेस है, कि इस वेलोसिटी से लेके इस वेलोसिटी के बीच में पार्टिकल्स के पाए जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल्स बिटवीन द रेंज 50 to 50 मीटर पर सेकेंड, इस रेंज के बीच में कितने पार्टिकल हो सकते हैं। अगर मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रायिकता चेक करनी है तो उसके लिए कैसे करते हैं, देखो एक बार टाइम देख लो फिर कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट बचा है अपने पास में, तो हम लोग ये जो आगे वाला, ये इसका जो आगे वाला पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ताकि क्योंकि यहाँ से कुछ नई चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट लेक्चर में ही हो पाएगी, ठीक है। तो ये इसका डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ओके।